शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम छीन टपाक डमडम। दोस्तों 530 ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग नाम है। ऑडिट सैम्पलिंग इसको ऐसे शुरू करते ऐसे खत्म करते। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। दिखा तो बहुत बहुत सालों के बाद में एक आध क्वेश्चन इसमें से दिख सकता है। बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन दिखने के, लेकिन हम कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, पूरा अच्छे से करेंगे। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा देने का कोई बात नहीं बनता है यार। ठीक है, सिंपल सी बात है। टिपिकल एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तुम्हारा बॉडी बीमार गिरता है, ठीक है, तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारा बॉडी जो है ना, तुम्हारा बॉडी बीमार हो जाता है, तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर डॉक्टर आहा, वो डॉक्टर नहीं यार, ठीक है, तुम जो वीडियो में देखते हो वो डॉक्टर नहीं यार, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, फिर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, टोची टोची करता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है ना, वो क्या करता है, तुम्हारा ब्लड का सैंपल निकाल लेता है। तो तुम्हारे बॉडी में से कुछ ब्लड निकाल लेता है, छोटा छोटा, 3 3 मिली, 4 मिली, 5 मिली, जितना भी है, छोटा सा ब्लड निकल लेता है। उसको जाके लैब में जाके टेस्ट करता है, एंड उसको पूरा चेक करके, उसको उतने ही ब्लड को चेक करके वो क्या बता देता है कि भाई साहब तुम्हारे बॉडी में कुछ इशू है क्या, तुम्हारे बॉडी में कुछ बीमारी है क्या, डेंगू है क्या, ये है क्या, वो है क्या, वो फलाना ढिमका तुमको बता देगा। सिंपल सी बात है। अभी ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी को हम क्या बोलते हैं पता है क्या? ये बॉडी है ना, ये पॉपुलेशन है। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। सर इंडिया का पॉपुलेशन, भाई वही बॉडी तेरा पॉपुलेशन है ना। इंडिया में कितने बॉडी है, वो तेरा क्या है, पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन मतलब क्या, कितना तेरा जो पूरा चेक करना है ना, वो चेक तू किसके बेसिस पे चेक करेगा? मतलब मान ले कि तेरे बैलेंस शीट में, तेरे पास बैलेंस शीट है, तेरे बैलेंस शीट में तुझे क्या चेक करना है, रिसीवेबल चेक करना है। तो रिसीवेबल तेरे पास 10 करोड़ है ना, तो ये 10 करोड़ है ना, ये तेरा क्या है, ये तेरा पॉपुलेशन है। मतलब जिस चीज़ के ऊपर तुझे कंफर्ट लेना है ना, जिस अमाउंट के ऊपर कंफर्ट लेना है ना, ये तेरा क्या है, ये तेरा पॉपुलेशन है। अभी ये जो हमने ये किया ना, ये क्या है, बॉडी जो है ना, ये तेरा पॉपुलेशन है। एंड ये जो ब्लड का सैंपल सिलेक्ट किया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैंपल साइज। ठीक है, जैसे कि ये 3 3 मिली हुआ, 5 मिली हुआ, 6 मिली हुआ, ठीक है, 6 मिली हुआ, जो भी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैंपल का साइज। तो इसमें हमने कुछ सैंपल साइज सिलेक्ट किया, थोड़ा सा सैंपल सिलेक्ट किया, एंड उसको हमने चेक करके हमने डिसाइड किया कि भाई पूरा बॉडी सही है या फिर पूरा बॉडी बीमार है। ऐसा चीज़ हो गया ना। अभी ठीक है, अभी ये ऑडिट से थोड़ा सा लिटिल लिटिल थोड़ा डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। माने क्या सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देख भाई, तू खून यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल, कहाँ से भी निकाल, पाँव में से निकाल, तो कहाँ से भी खून निकाल, खून तो सेम है ना। तेरा खून, तेरा दिल जो है ना, पूरा खून को कलेक्ट करेगा, बाद में फिल्टर करके छोड़ देगा। तो जो खून छोड़ेगा ना, पूरे बॉडी में एक ही जैसा खून जा रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो तो सेम है। ठीक है, अभी समझ, ऑडिट में ना ये थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। क्यों? भाई साहब, तू जो कंट्रोल टेस्ट करेगा, तू जो इनवॉइस टेस्ट करेगा, वो हर इनवॉइस जो है ना, वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं रहेगा, अलग अलग रह सकता है। हाँ भाई, बात तो सही है, अलग अलग रह सकता है। तो ये बात आती है कि इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि ये जो तेरा सैंपल है ना, ये सैंपल साइज ये क्या करेगा, यहाँ पे परफेक्टली बता देगा। जो अपना ब्लड का एग्जाम्पल है ना, वो तेरा परफेक्टली बता देगा कि तेरे बॉडी में क्या इशू है। तो थोड़ा सैंपल डिसाइड करेगा, 6 मिली डिसाइड किया तूने, 6 मिली को चेक करके तो पूरा बॉडी का जो ब्लड है ना, उसके बारे में बता सकता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मान लीजिए कि तुमको 100 रुपीज़ के ऊपर कंफर्ट लेना है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ के लिए तुमने चेक किए 10 रुपीज़ के सैंपल तुमने चेक किए, एंड 10 रुपीज़ के सैंपल में तुमको मिल जाता है 3 रुपये का मिसस्टेटमेंट। 3 रुपये गड़बड़, तुमको 10 रुपये के मिसस्टेटमेंट में, 10 रुपये के अमाउंट में तुमको 3 रुपये का मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा। 3 × 100 डिवाइड बाई 10, तो ये मेरा 30 आया। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 100 रुपये के इसमें 30 रुपये का मिसस्टेटमेंट रहेगा, या फिर 30 रुपये का गड़बड़ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 30 रुपये का मिसस्टेटमेंट जो है ना, ये 30 रुपये का 50 रुपये है, या फिर ये 30 रुपये का 10 ही रुपये। तो जिसमें से 10 रुपये में से मुझे 3 रुपये 10 में ही मिल गए। ठीक है, या फिर 50 रुपये का है, तो मुझे उस हिसाब से मुझे 5 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 3 ही। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि भाई साहब ये 100 में ना 3 रुपये का ही मिसस्टेटमेंट था, 3 रुपये का ही गड़बड़ था, जो मुझे पूरा का पूरा सैंपल में ही मिल गया, बाकी कुछ मिसस्टेटमेंट है ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि मुझे ना 100 में से 97 का मेरा गड़बड़ था। 97 नहीं, कितना, 93 का गड़बड़ था। तो
मुझे 3 रुपए का ही गड़बड़ 10 में मिला, बाकी जो 7 वाले सही थे ना वो 7 वाले मुझे 10 में ही मिले, बाकी सब गड़बड़ है। कुछ भी हो सकता है ना भाई, कुछ भी। हमने एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, तेरे को समझने वाली बात ये है कि ये जो तुमने सैंपल साइज सिलेक्ट किया ना, वो हो सकता है कि यहाँ पे एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यही जो गड़बड़ वाली बात है ना, इसी गड़बड़ वाली बात को हम क्या बोलते पता है क्या? इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। ओहो सर, क्या 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 बोला, अब नहीं समझा। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि तूने कुछ इनवॉइसेस चेक किए एंड उसके बेसिस पे तूने डिसाइड किया कि अभी जो मैंने 10 रुपए का सैंपल चेक किया, उसमें से 3 रुपए का गड़बड़ मिला, तो मैंने बोला कि 100 रुपए के सैंपल में, 100 रुपए के पॉपुलेशन में मुझे 30 रुपए का गड़बड़ होगा। तो ये जो 30 रुपए मैंने गड़बड़ डिसाइड किया ना, तो हो सकता है कि ये 20 है, हो सकता है 50 है, हो सकता है 10 है, ये कुछ भी हो सकता है, वैरी करेगा। जो तूने एक्सपेक्ट किया था ना उससे वैरी करेगा। इसका जो रिस्क है ना, वो क्या है? तुम्हारा सैम्पलिंग रिस्क है। तो इसका मतलब क्या? तुम ऐसा मान के चलोगे कि 30 रुपए अगर बढ़े एंड ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में वैरी करेगा। ये होता है तेरा सैम्पलिंग का रिस्क। ठीक है, तो इसमें ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन उतनी बताने की ज़रूरत है क्या? देखते हैं आगे। ठीक है, आगे अगर मुझे लगता है तो बता दूंगा। तो ठीक है, तो तुझे रिसीवेबल चेक करने हैं 10 करोड़ के। इसमें से तूने क्या किया? इसमें से तूने 1 करोड़ के रिसीवेबल चेक करे। अभी 1 करोड़ क्या है? तेरा सैंपल साइज है। 1 करोड़ क्या है? तेरा सैंपल साइज है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन ये जो तूने चेक करना है ना सैंपल, ये तूने 2 लेवल पे चेक करना है। या तो तुझे देख, तुझे क्या करना होता है? टोक तोड़ साफ करना होता है। फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स में तुझे क्या करना पड़ता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव में तुझे टेस्ट ऑफ डिटेल करना पड़ता है एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अभी सब्सटेंटिव एनालिटिकल तो तूने देख लिया ऐसे 520 में, अभी तो देख के आए हम। ठीक है, तो इसमें सैंपल की कुछ बात है ही नहीं है ना भाई साहब। इसमें क्या सैंपल करेगा तू? ये तो तूने एनालिटिकल लगा के किया है ना, ये इसमें सैंपल की कोई बात नहीं आती। यहाँ पे तू सीधा पॉपुलेशन के ऊपर जज करता है, सीधा रिसीवेबल को जज करेगा एनालिसिस करके। तो सैप का तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एंड टेस्ट ऑफ डिटेल में, ये 2 जगह पे तू क्या कर सकता है? सैंपल को अप्लाई कर सकता है। सर, ये तो टेस्ट ऑफ डिटेल तो समझ गए, हमको पता भी है कि हम इन्वॉइसेस वगैरह चेक करते हैं तो हम इन्वॉइसेस में देख देख सकते हैं। लेकिन क्या कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के लिए भी हो सकता है क्या? भाई क्यों नहीं हो सकता? तो कंट्रोल्स पूरे चेक करेगा का? तू क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है तो कुछ 10-20 इन्वॉइसेस लेगा एंड उसका पूरा A to Z कंट्रोल चेक करेगा। जैसे तू वॉक थ्रू चेक कर सकता है, या फिर पूरा एक्चुअल में जो हुआ है उसका ऑडिट ट्रेल चेक कर सकता है। उसमें कैसे किसने किसने प्रोसेस किया है, क्या क्या कंट्रोल्स ने क्या क्या डिटेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें तू क्या करेगा? टेस्ट बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे चेक करेगा। सैंपल बेसिस पे चेक करेगा ना भाई साहब, तो तेरे को 2 जगह पे मिल जाएगा। एक तो कंट्रोल के लिए तू चेक करेगा, और या तू टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में चेक करेगा। जैसे तेरा डेटा चेक कर रहा है, तू इनवॉइसेस चेक कर रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ चेक कर रहा है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में तू 2 जगह पे क्या करेगा? सैंपल का यूज़ करेगा। अच्छा जी, तो अभी मुझे बता, अगर कंट्रोल में गड़बड़ मिल जाती है, अगर कंट्रोल्स में गड़बड़ मिल जाती है, तो मैं क्या बोलूँगा पता है क्या? ये मैं बोलूँगा डेविएशन है। याद आया कुछ? कुछ याद आया क्या तुम्हारा? कंट्रोल वाला चैप्टर हमने क्या बात करी थी? डेविएशन फ्रॉम अप्लाइड, जो भी था तुम्हारा, जो तुमने प्रोसेस अप्लाई किया था, जो तुमने कंट्रोल्स अप्लाई किए थे, वो कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें क्या है? डेविएशन है। ठीक है, तो उसमें डेविएशन है मतलब क्या? वो कंट्रोल वैसा वर्क होना चाहिए था, बट वैसा कंट्रोल वर्क नहीं हुआ, तो उसमें डेविएशन है। या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में हम क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में हम बोलेंगे कि वो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट है। मतलब हमको जो 10 रुपए में से 3 रुपए का जो गड़बड़ मिला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। एंड कंट्रोल के केस में हम क्या बोलेंगे? डेविएशन है। डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल, ये हमने बात करी थी कहाँ पे? कंट्रोल्स में बात करी थी। अगर कुछ गड़बड़ आ जाता है, तुम्हारा कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, कुछ कंट्रोल अप्लाई नहीं होते, कुछ कंट्रोल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल में गड़बड़ मिल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। अभी तक हम बेसिक में चल रहे हैं भाई साहब, अभी तक हम बेसिक में चल रहे हैं। ठीक है, अभी पहले कंसेप्ट समझो, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी और एक चीज़ हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? कि 10 रुपए के बेसिस पे हमने, 10 रुपए का हमने चेकिंग किया था, हमको 3 रुपए का गड़बड़ मिला था। उसी के बेसिस पे हमने जज किया कि भाई साहब 100 रुपए के केस में हमको 30 रुपए का गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो हमने चेक किया ना, मतलब हमने चेक नहीं किया, हमने ऐसा एज्यूम किया, ये जो एज्यूम किया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है क्या?
इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, हमने प्रोजेक्ट किया, जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया था ना, उसके बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट किया कि भाई हमारे सैंपल में इतना गड़बड़ है, तो हमारे टोटल इसमें कितना प्रोजेक्टेड है, कितना प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो हमने गेस किया कि 30 का मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो इसके लिए जो वर्ड आता है ना, एक प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट वाला वर्ड आता है, ठीक है। और एक बात हमने बात करी थी, कहाँ पे बात करी थी, मटेरियलिटी एंड मिसस्टेटमेंट में बात करी थी। तो हमने देखा था मटेरियलिटी तुम्हारे पास दो चीज़ की होती है, एक तुम्हारा मटेरियलिटी नॉर्मल वाला, दूसरा तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। उसी के साथ में हमने बात करी थी टोलरेबल मिसस्टेटमेंट। टोलरेबल मिसस्टेटमेंट टोलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है, तो वहाँ पे हमने समझा था कि कुछ लेवल तक अगर तुझे मिसस्टेटमेंट मिल जाता है ना, तो उसको भूल जाएगा, तो उसको देखेगा ही नहीं। जैसे कि अगर ये 100 के केस में ना, मान लीजिए 100 के केस में मुझे ना 1 रुपये का मिसस्टेटमेंट मिला, तो अगर पूरे 100 के केस में मुझे 1 रुपये का मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ 10 करोड़ का जो हमने रिसीवेबल चेक करने ना, उसमें मुझे कुछ तो 10,000 का मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, 5,000 का मिसस्टेटमेंट, 1,000 का मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, तो ये ना बहुत ही कम वाला मिसस्टेटमेंट है। अगर ऐसा बहुत ही कम वाला लिटिल मिसस्टेटमेंट है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पूरा इग्नोर करके चलूँगा। भाई साहब देखूँगा ही नहीं, देखना ही नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें तुमने देखनी नहीं होती भाई साहब, कितना देखोगे, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास कॉस्ट कम है, वो सारी चीज़ें हैं। तो टाइम कम है ना, तुझे कम टाइम में पूरा चेक करना है, तो इसके लिए तू सैम्पलिंग यूज़ कर रहा है। अभी सैम्पलिंग यूज़ कर रहा है तो तेरे को छोटा छोटा गड़बड़ मिल जाता है, तो क्या उसके ऊपर तू बैठेगा क्या, ये तेरे को डिपेंड करना पड़ेगा कि उसको तू लेके घुस के बैठेगा कि ऊपर ऊपर से ख़त्म करेगा। सिंपल सी बात है ना भाई साहब, तू मुझे बता। अगर अगर मुझे ना अगर मुझे 10 करोड़ के ऊपर 1,000 का मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, तो मैं बताऊंगा कि भाई क्या करूंगा इतना मिसस्टेटमेंट का, मैं छोड़ सकता हूँ ना, 1,000 है ना, राउंडिंग ऑफ में गया रहेगा, तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये मुझे बहुत 1 करोड़ का मिल जाता है, 10 लाख का मिल जाता है, बड़े अमाउंट का मिल जाता है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने जो बोला था ना कि मैं 10 सैंपल चेक करूँगा एंड 10 रुपये का चेक करूँगा, 10 रुपये के बेसिस पे डिसाइड करूँगा कि 100 में कितना मिसस्टेटमेंट है। लेकिन अब मुझे अगर ये ज़्यादा मिसस्टेटमेंट मिल जाता है ना, 10 में से मुझे एक्सपेक्टेड था कि 1 रुपये का मिसस्टेटमेंट ठीक है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 5 रुपये का मिला, ठीक है, या फिर 3 रुपये का बहुत ज़्यादा मिसस्टेटमेंट मिला, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मुझे ये 10 रुपये का जो मैंने सैम्पलिंग चेक किया ना, इसको 10 का ही रखना है कि अभी मुझे और ज़्यादा चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, 10 की जगह अभी मैं 30 दूसरा अमाउंट लेते हैं, 40 रुपये के जो अमाउंट है ना उसको चेक करूँगा एंड उसमें देखूंगा कि कितना आता है मेरे को। ये मैं एक्चुअल में चेक करूँगा, यहाँ पे मैं एक्चुअल में फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाऊंगा। एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, ज़्यादा डिटेल में चेक करूँगा। 10 रुपये तक हमने चेक किया था, अब मैं उसको 40 करूँगा। सर क्या मैं 100 कर सकता हूँ क्या? भाई साहब तेरे पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से तू सैंपल लगाया, अब तू बोल रहा है कि मेरे को कुछ गड़बड़ नज़र आती है, इसकी इसकी वजह से मैं पूरा चेक करूँगा। भाई साहब इतना टाइम है कि तेरे पास पूरा चेक करेगा क्या? थोड़ा और चेक करना, थोड़ा और डिटेल में जा, थोड़ा और घुस के देख कि तूने जो गेस किया था कि भाई इसमें 30 का है क्या, तो थोड़ा और जाके चेक कर। तो थोड़ा जितना ज़्यादा चेक करेगा ना उतना ज़्यादा कंफर्ट तेरे को आएगा। तो जितना तेरे टाइमिंग वगैरह में बैठ जाता है ना उतना ज़्यादा तू चेक कर। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, तू ऑडिटर तेरा जजमेंट लगा ना भाई, तो जजमेंट लगा एंड तू क्या कर, तेरे फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट बढ़ा दे। तो यहाँ पे तू ज़्यादा घुस के चेक कर अगर तेरे को कंफर्ट नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन अगर छोटी मोटी बात है ना, तो ऐसे नहीं बोल दिया कि भाई तू छोड़ सकता है, पूरा इग्नोर कर सकता है, कोई टेंशन मत ले, कोई तेरे को डांटने नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटा मोटा मिसस्टेटमेंट जो है ना, टोलरेबल मिसस्टेटमेंट है, उसको छोड़ दे। तो तुम्हारे पास दो मिसस्टेटमेंट है यहाँ पे, एक प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमने क्या देखा, 10 रुपये का अमाउंट तूने चेक किया, उसके बेसिस पे तूने 100 रुपये के ऊपर प्रोजेक्शन लगाया कि 10 में इतना है तो 100 में कितना है। तो ये प्रोजेक्शन जो है ना, ये तेरा क्या है, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। एंड टोलरेबल मतलब क्या, कि तू छोड़ देता है, पूरा छोड़ देता है कि इससे कम अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, उससे ज़्यादा मिलता है तो मैं क्या करूँगा, अपना फर्दर ऑडिट का प्रोसीजर्स मैं अपना बढ़ा दूंगा, टाइमिंग एक्सटेंड बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये हो गया तेरा बेसिक, ये हो गया तेरा बेसिक, ये तूने देख लिया सैम्पलिंग होता है। तो अब समझते हैं कि ये जो सैंपल है ना, ये जो सैंपल है ना, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखते हैं हम फटाफट, कोई टेंशन ना को। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग,
तो सैम्पलिंग के 2 टाइप होते हैं। अच्छा जी, कौन से 2 टाइप? एक होता है तेरा स्टैटिस्टिकल एंड दूसरा होता है तेरा नॉन स्टैटिस्टिकल। भाई साहब, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल कुछ फ़र्क है क्या? भाई साहब फ़र्क है, इसलिए तो डिफरेंस देख रहे हैं ना हम। स्टैटिस्टिकल क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चलता है। वाह सर वाह, क्या समझाया है, क्या समझाया है। एंड नॉन स्टैटिस्टिकल क्या है तेरा? अदर देन स्टैटिस्टिकल। अदर देन स्टैटिस्टिकल, ओहो कमाल, समझ में ही आ गया एकदम। ठीक है, अदर देन स्टैटिस्टिकल। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिकल क्या है देखते रहा। स्टैटिस्टिक्स हमने कहाँ पे यूज़ करे हैं? हमने मैथ्स में वगैरह स्टैटिस्टिक्स यूज़ करे। ठीक है, मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर जो है ना स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे उसको एक कर देते। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी लगाएंगे, बाकी सारे मैथमेटिक्स के फार्मूला लगाएंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सैंपल को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है तेरा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होता है। तो यहाँ पे तो मैथमेटिक्स के फार्मूला रूल्स ये सारे अप्लाई कर देता है एंड उसके ऊपर तो क्या करता है, सैंपल को सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना नहीं बनेगा। तेरे को सिर्फ लिखना है कि 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल होता है। तो स्टैटिस्टिकल जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चलता है। मैथमेटिक्स फार्मूला ये सब करके जो सैंपल वो निकाल के देता है ना, मैथमेटिक्स के रूल्स फार्मूला रेगुलेशंस ये सब लगा के क्या करेगा, वो कुछ सैंपल तेरे को निकाल के देगा। अगर उसमें मैथमेटिक्स फार्मूला वगैरह यूज़ किए हैं ना, तो वो क्या है, तेरा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या बात आती है, इसमें क्या होता है, ऑडिटर है ना वो खुद जाके सिलेक्ट करेगा। ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा यहाँ पे। कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, उसका प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा एंड कुछ सैंपल को सिलेक्ट करेगा। तो वो सैंपल को जो सिलेक्ट करेगा ना खुद की मर्जी से, वो क्या है तेरा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। ठीक है, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, वो जाएगा देखेगा, अच्छा मुझे ये सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है ना, उसमें ध्यान रखने की बात है कि जो सैंपल सिलेक्ट करेगा ना वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव होल पॉपुलेशन का। मतलब जब वो खुद की मर्जी से अगर सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो पॉपुलेशन है ना, वो हर पॉपुलेशन, मतलब वो पूरा पॉपुलेशन है ना तेरे रिसीवेबल है ना, तो जो सैंपल सिलेक्ट करेगा ना वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो पॉपुलेशन का। ठीक है, समझाता हूँ अच्छे से। मेरे पास है ना, मेरे पास 10 करोड़ में ना, 10 करोड़ में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वॉइसेस है। ठीक है, ये सारे इन्वॉइसेस है। तो हो सकता है कि इसमें 2-3 इन्वॉइसेस है ना, वो 2-3 इन्वॉइसेस है ना बहुत अलग ही है। ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। तो हो सकता है कि इसमें 1-2 इन्वॉइसेस है ना बहुत अलग लेवल के हैं। ठीक है, ए इन्वॉइस है एंड ए इन्वॉइस है ना, ये थोड़ा अलग ही लेवल का है। तो अगर मैं सैंपल सिलेक्ट करूँगा ना, तो इसको वो अलग वाला सैंपल सिलेक्ट नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना पड़ेगा कि जो बहुत सारे इसमें रिप्रेजेंट करता है ना, बहुत जगह पे रिप्रेजेंट करता है ना, पूरे पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो वाला ही मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जब चेक करेगा ना, मतलब जो सिलेक्ट करेगा ना, तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि वो जो सिलेक्ट करेगा ना वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए होल पॉपुलेशन का। इतना तो बात का ध्यान रख। अब ये जो अलग वाला है ना, अलग वाला एकदम अनोखा है ना, एकदम अलग है ना, इसको हम बोलते हैं एनोमली। मतलब ये अलग है भाई साहब, ये ऐसा एक बार में ही होता है कंपनी के जन्मों काल में एक आध बार हो रहा है। वो हम बोलते हैं ना हमारे वाले अलग है, तो तुझे देखना पड़ेगा क्या सच में तेरे वाले अलग है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम अलग वाला सीन है, एकदम अलग वाला सीन है। तो तुझे देखना पड़ेगा कि जब तू जजमेंट लगा रहा है ना, तो तेरा जो सैंपल है ना भाई पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं समझा तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात तो ये आ जाती है, ये यहाँ तक तो कुछ टाइम पास है। 2 सैम्पलिंग के टाइप से, एक स्टैटिस्टिकल है, नॉन स्टैटिस्टिकल है। ठीक है, कोई नहीं, नोट से पढ़ लेंगे, कुछ पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं है इसके। ठीक है, अब समझते हैं कि सैम्पलिंग के मेथड्स होते हैं। सर तो टाइप्स क्या था? भाई टाइप्स अलग था, मेथड्स अलग है, ऐसा क्यों है सर? देख भाई,
टाइप मतलब दो टाइप के, दो तरह के सैम्पलिंग है। एक तो तेरा क्या है, एक तेरा स्टैटिस्टिकल है, मतलब तू स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके उसके ऊपर लगाएगा। या फिर दूसरा टाइप क्या है तेरा, कि तू अपने खुद के मर्जी से लगाएगा। मेथड्स में क्या है, मेथड्स बोलो या फिर प्रिंसिपल मेथड्स बोलो। प्रिंसिपल मेथड्स, तो प्रिंसिपल मेथड्स में क्या है कि तू कैसे सिलेक्ट कर रहा है, ये एक्चुअल में तू जब अप्लाई करेगा ना सैम्पलिंग को, वो तेरा मेथड है। तो ऊपर क्या है, ऊपर टाइप्स है, किस टाइप के होते हैं सैम्पलिंग, एंड यहाँ पे तेरे मेथड्स है। जब तू एक्चुअल में अप्लाई करेगा ना तो कैसे करेगा, तो मैंने बोला देख भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गया उधर रैंडम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये पूरा मेरे पास पूरा पॉपुलेशन का सेट है, उसमें से रैंडम कोई भी नंबर मैं उठा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि रैंडम। तो रैंडम में क्या करूँगा, रैंडम में एकदम कोई भी नंबर उठा दूंगा। अभी ये रैंडम में मैं खुद चेक कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा सिस्टम का यूज़ करूँगा। सिस्टम में मैं फार्मूला डाल दूंगा कि भाई साहब सिस्टम तो क्या कर, कोई रैंडम मुझे इनमें से रैंडम इनवॉइसेस निकाल के दे दे। तो सिस्टम क्या करेगा, मुझे सिस्टम रैंडम इनवॉइसेस निकाल के देगा चेक करने को लिए। तो ये सिस्टम के हिसाब से हो सकता है, या फिर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ज़्यादातर बार सिस्टम ही सिलेक्ट करके देता है। तुम क्या करते हो, तुम पूरा तुम्हारा जो डेटा है ना वो सिस्टम में डाल देते हो, एक एप्लीकेशन में डाल देते हो। वो क्या करेगा, जैसे आइडिया हो गया तुम्हारा, आइडिया होता है तुम्हारा, MS एक्सेस होता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऑडिट के लिए वर्क होते हैं। पिक फोर में अलग अलग एप्लीकेशन रहते हैं उनके खुद की। तुम क्या करते हो, तो पूरा डेटा उसमें डाल देते हो, उसको कमांड देते हो कि भाई भाई साहब मेरे को रैंडम वाला सिलेक्ट करके दे दे। वो तुझे क्या करेगा, रैंडम में सिलेक्ट करके दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद में होता है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक सिलेक्शन होता है। एक तो रैंडम सिलेक्शन, दूसरा सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक में क्या होता है, ये क्या करेगा पता है क्या, ये थोड़ा सा डिफर करता है। ये क्या करेगा, रेगुलर रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर इंटरवल पे क्या करेगा, वो तेरे को नंबर निकाल के देगा। रेगुलर इंटरवल मतलब क्या, अभी मान लीजिए तुझे 100 सैंपल चाहिए, तो 100 सैंपल चाहिए, तो तूने क्या किया, 0 to 100 में उसने क्या किया, मेरे को एक इंटरवल पे निकाल दे। जैसे कि वो क्या करेगा, मान लीजिए तुमने 9 ले लिया, पहला पहला वाला तुम सिलेक्ट करो, उसके बाद में 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ऐसे क्या करेगा वो सिलेक्ट करके देगा। या फिर 5 सिलेक्ट करो, 15, 25, 35, ऐसे कर करके क्या करेगा 95। तो वो क्या करेगा, तुमने बोले कि मेरे पास 0 to 100 में मुझे 10 सैंपल निकल के दे दे रेगुलर इंटरवल पे, समझे क्या। तो वो क्या करेगा, 10 सैंपल निकल के देगा रेगुलर इंटरवल पे। अगर तूने बोले कि मुझे 5 कर दे, तो वो क्या करेगा, ये तू क्या करेगा, 5 करेगा, फिर 25 करेगा, ऐसे करके फिर 45, 65, 85, नहीं आते क्या, आ गए ना 5, ठीक है। 5 सिलेक्ट करेगा तो वो उस इंटरवल पे सिलेक्ट करके देगा। तो ये क्या है, तेरा रेगुलर इंटरवल पे क्या करेगा, सिस्टमेटिकली सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सिस्टमेटिकली सिलेक्ट करेगा रेगुलर इंटरवल पे, तो ये आता है तेरा सिस्टमेटिक सिलेक्शन। अच्छा जी, और बताइए सर, मज़ा आ रहा है। और आता है मॉनेटरी सिलेक्शन। मॉनेटरी सिलेक्शन मतलब क्या, मतलब मैं क्या करूँगा पता है क्या, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है ना, जहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉनेटरी ले लूँगा। जैसे कि है ना, मान लीजिए कि एक इन्वेंट्री है मेरे पास, इन्वेंट्री का आइटम है जो 2 रुपये का है, 2 रुपये का है, ठीक है, ₹2 का है। तो उसको मैं क्या करूँगा भाई साहब, इतनी धनराशि को देख के मैं क्या करूँगा, दूसरा एक आइटम है जो 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 करोड़ के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा ना भाई, 2 रुपये ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दे। तो 2 करोड़ के ऊपर तो मैं क्या करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं क्या करूँगा, उसको अरेंज करूँगा, एंड ऊपर ऊपर के इंपॉर्टेंट जो पैसे के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर मैं ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करूँगा। तो मॉनेटरी में क्या होता है, देख भाई 2 रुपये में अगर मिस स्टेटमेंट भी है ना, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 2 रुपये का होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 करोड़ में मिस स्टेटमेंट है ना, तो हो सकता है कि भाई साहब ये 1 करोड़ का मिस स्टेटमेंट मिल जाएगा, 50 लाख का मिस स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इन्वेंट्री है ना, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है पता है क्या, ये ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट का रिस्क रहता है। जैसे कि इन्वेंट्री में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, तो अगर एक 2 रुपये का आइटम है ना, इसको कंपनी बढ़ा बढ़ा के कितना बड़ा करेगी, 5 रुपये करेगी, 10 रुपये करेगी। लेकिन भाई साहब हो सकता है कि ये जो 2 करोड़ का है ना, उसका एक्चुअल वैल्यू जो है ना 1 करोड़ हुआ है, तो उसको कम करना चाहिए था। वो जो प्रोडक्ट है ना वो डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको कम करना चाहिए था उसके अमाउंट को, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया है। तो इसमें मिसस्टेटमेंट होने का चांसेस कितना है, 1 करोड़ का है। तो इसमें गड़बड़ होने की चांसेस कितना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि ये जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है ना, इस
सिर्फ समझो एमसीक्यू वगैरह के लिए। जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है ना, वहाँ पे तेरा मॉनिटरी सैम्पलिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टमेटिक के लिए अगर मैं तुमको एमसीक्यू के लिए बता दूँ ना, तो जहाँ पे तुम्हारा डेटा नॉन सिस्टमेटिक है ना, सर क्या बोल रहे हो, जहाँ पे तेरा नॉन सिस्टमेटिक डेटा है ना, तब तू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज़ करेगा। क्या बोल रहे हो, नोट से पढ़ेंगे, कोई टेंशन मत ले, ठीक है। तो हमने अभी तक कितने देखे, हमने देखा एक तो रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमेटिक सिलेक्शन, मॉनिटरी सिलेक्शन। अच्छा जी, और बताइए सर, मजा आ रहा है। और होता है तुम्हारा हैप्पैज़ार्ड, ठीक है, मेरे को स्पेलिंग नहीं पता यार अभी। हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन। हैप्पैज़ार्ड मतलब क्या, कोई भी उठा रहा है भाई साहब, तेरे को ध्यान में नहीं है तो कुछ भी कर रहा है, तो तेरे हिसाब से कर रहा है, तो कोई भी जा रहा है एंड कोई भी आइटम सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ना ऑडिट में नहीं, ऑडिट में इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, ऑडिट में इसको यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि देख देख भाई, तू क्या करेगा पता है क्या, मान लीजिए रिसीवेबल 10 करोड़ का था, अभी तुझे पता है कि इसमें मिसस्टेटमेंट है, तूने फाइंड किया मिसस्टेटमेंट, लेकिन तू क्या करेगा पता है क्या, इसमें से कुछ ऐसे सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन ऐसा करेगा सैंपल का सिलेक्शन ऐसे करेगा ना कि जो तुझे मिसस्टेटमेंट मिले ना उसको इग्नोर मारेगा, एंड जो तुझे मिसस्टेटमेंट नहीं मिले ना उसका सिलेक्शन में तू ऐड करेगा। मतलब जब अगर कोई चेक करने आ जाता है, पीआरबी आया, क्यूआरबी आया, एनएफआरए आया, तो क्या बोलेगा पता है क्या, देख भाई मैंने इतना सिलेक्ट किया था और इसमें मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लेवल पे जा रहा हूँ। अगर एनएफआरए चेक करने आया, बोलेगा कि अगर 10 करोड़ जो तेरा है ना रिसीवेबल, 10 करोड़ का रिसीवेबल है तेरा, तो इसको तूने अच्छे से चेक नहीं किया है, इसमें गड़बड़ है। लेकिन ऑडिटर क्या बोलेगा, देख भाई मैंने सैंपल सिलेक्ट किए थे, मेरे सैंपल के सिलेक्शन में मुझे एक भी गड़बड़ नहीं मिला है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 10 करोड़ में गड़बड़ है कि नहीं है, क्योंकि मेरे सिलेक्शन में तो गड़बड़ है ही नहीं है। तो ऐसा ऑडिटर बोल सकता है एनएफआरए को। तो इस वजह से ना इसको भाव ही नहीं देते, क्योंकि ये हैप्पैज़ार्ड है ना, तो कोई भी सैंपल सिलेक्ट करेगा, बोलेगा ये मेरा सैंपल साइज है, तो ये हैप्पैज़ार्ड है ना, तो इसमें भाव ही नहीं देते हैं। तो इसको ऑडिट में प्रेफरेंस नहीं दिया है कि ऑडिटर अपने हिसाब से जाएगा and कोई भी सैंपल सिलेक्ट करेगा, कोई भी सैंपल सिलेक्ट करेगा। देख भाई, इसमें हमने रैंडम सैंपल की बात करी थी, ठीक है। तो रैंडम में भी जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, इसमें भाव नहीं है, सिस्टम ने सिलेक्ट कर देना चाहिए। तो तू सिस्टम में डेटा डाल दे, सिस्टम सिलेक्ट करेगा, तो उसको तू डॉक्यूमेंटेशन में तो इसको डाल देगा ना कि भाई साहब मैंने सिस्टम में डाल दिया था, ये सिस्टम ने मुझे ये सैंपल सेलेक्ट करके दिए हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि तुझे हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक टाइप है, एक मेथड है कि तू कोई भी सैंपल को तो उठा सकता है, एक तेरा मेथड है, तो इसको यूज़ नहीं करने का है, ठीक है। अब समझो, आखिरी वाला है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन भाई साहब, ब्लॉक सिलेक्शन मतलब क्या, तो क्या करेगा पता है क्या, कंटिन्यूअस नंबर का एक ब्लॉक सिलेक्ट करेगा, जैसे कि ये ब्लॉक तूने सिलेक्ट कर ले एंड इसमें से एक ब्लॉक उठा देगा, अब बोलेगा ये मेरा सैंपल है। इसको भी क्या किया है, इसको भी ऑडिट में ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसको भी ऑडिट में इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्यों सर यूज़ नहीं करना है, देख भाई साहब हमने बात करी थी ऊपर ब्लड वाला जो है ना, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, ठीक है। ब्लड वाले में हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, बट ऑडिट में कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होता है हर इनवॉइसेस का। तो यही हम बात कर रहे हैं कि अगर तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है ना, तो तू क्या कर रहा है, तू ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक जनरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 से 1 करोड़ तक तो वो ब्लॉक जनरेट करेगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। और तू इसमें उसने तूने क्या किया, सिर्फ 1 से 1 करोड़ उठा दिया। तो भाई साहब 2 से 2 करोड़, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 से 10, 10 से आगे, इसका क्या, तूने एक ब्लॉक सिलेक्ट किया। अभी ये जो एक ब्लॉक है ना भाई साहब, एक ब्लॉक सिलेक्ट किया एंड उसमें ही तूने चेक किया, बाकी का कुछ चेक ही नहीं किया। तो हो सकता है कि इसमें रिस्क अलग है, इसमें रिस्क अलग है, इसमें रिस्क अलग है, तूने सिर्फ इसका रिस्क ही एड्रेस किया है, इन दोनों का रिस्क या फिर इसका तीसरे वाले का रिस्क तूने एड्रेस नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि ब्लॉक सिलेक्शन भी ज़्यादा महत्व का नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी क्या समझा भाई, क्या कचरा हो गया ना, क्या कचरा हो गया। तो हमने अभी क्या समझा कि तुम्हारे पास दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, एक स्टैटिस्टिकल सैंपल है, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल है। प्रिंसिपल मेथड तुम्हारे पास कितने हैं, प्रिंसिपल मेथड्स तुम्हारे पास एक है रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, मॉनिटरी सिलेक्शन, हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन एंड तुम्हारा है ब्लॉक सिलेक्शन, ठीक है। अभी तक नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, नोट से समझ में आ जाएगा, इतना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है।
अब और एक बात समझो, करनी है क्या कि नोट से ही कर ले। ठीक है, चलो नोट से ही करते। ठीक है, आइए नोट्स में ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग में हमने क्या देखा है? ऑडिट सैम्पलिंग में हमने देखा है, पहले पढ़ते यहाँ से। ठीक है, स्कोप क्या है? दिस ऐसे अप्लाई करता है व्हेन ऑडिटर हैज डिसाइडेड टू यूज ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग ऑडिट के प्रोसेस। जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेगा तब ऑडिट सैम्पलिंग का यूज़ करेगा। तब जब वो डिसाइड करेगा तो ये ऐसे अप्लाई हो जाता है। ये तेरा दो चीज़ों के बारे में बात करता है, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करना है ऑडिटर को टू ड्रॉ कंक्लूजन, किसके लिए? अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज सिलेक्टेड। तो जो सैम्पल तूने सिलेक्ट किया है उसके आधार पर तो क्या करेगा? पॉपुलेशन को जज करेगा, पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। सैम्पल डिजाइन करना है, सैम्पल साइज क्या होना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। while डिजाइनिंग ऑडिट सैम्पल द ऑडिटर शैल कंसिडर पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जो बात करी थी ना, कि एक कैटेगरी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एड्रेस हो जाते, दूसरे कैटेगरी में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स एड्रेस हो जाते। ब्लड सैंपल में तुम्हारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का एक ही है। तो यहाँ पे तुझे समझना पड़ेगा, जब तू सैंपल को डिजाइन कर रहा है ना तो कंसिडर कर क्या पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसेस तो लगा रहना, उसका पर्पस क्या है, एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन का। ऑडिटर शैल डिटरमाइन सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमने बात करी थी, हमने एक एग्जांपल लिया था कि तेरे पास 10 रुपये का सैंपल है, 10 रुपये में तुझे 3 रुपये का सैंपल मिला है, एंड तुझे अभी पता नहीं कि 100 रुपये में कितना मिसस्टेटमेंट होगा, अभी तू जज नहीं कर पाता है। तो हमने 10 रुपये को बढ़ा के 40 रुपये किया था। तो यही बात होता है कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सैंपल साइज सफिशिएंट इतना होना चाहिए कि तेरा सैम्पलिंग रिस्क जो है ना वो कम हो जाए। सैम्पलिंग रिस्क क्या था कि तू ये जज करेगा एंड ये जज में गड़बड़ हो जाएगी। तू 3 रुपये 10 रुपये के बेसिस पे 100 रुपये का जजमेंट है ना, 30 रुपये का मिसस्टेटमेंट एक गलत करेगा एंड ये जजमेंट तेरा गलत होगा। उसमें 30 रुपये तूने जज किया लेकिन 30 नहीं है, 50 है, 70 है, 80 है, 10 है, 20 है, तो ये गलत होगा ना, ये सैम्पलिंग रिस्क है। तो इसको कम करने के लिए जितना तेरे को सैंपल साइज सिलेक्ट करना है ना, तो उतना सैंपल साइज सिलेक्ट कर ले। इसमें ऐसे ने कुछ नहीं बताया, ऐसे ने सिर्फ इतना बताया कि सैंपल रिस्क को कम करने के लिए तेरे को जितना सैंपल चाहिए ना उतना ले लेना भाई, क्या टेंशन है, जितना तेरे को चाहिए ना उतना सफिशिएंट तो सिलेक्ट कर ले। फिर ऑडिटर शैल सिलेक्ट आइटम फॉर द सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ऑडिटर शैल सिलेक्ट आइटम फॉर द सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज अ इन द पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ सिलेक्शन। मतलब क्या? तेरे पॉपुलेशन है उसमें से जो हमने बात करी थी हर आइटम तेरा सिलेक्ट हो सकता है। मतलब तेरा जब सैंपल साइज डिसाइड करेगा ना तो वो ब्लॉक वाला मत सिलेक्ट कर, तेरा हैप्पैजार्ड वाला मत सिलेक्ट कर, तू ऐसा अलग वाला सैंपल साइज मत सिलेक्ट किया कर, तो रैंडम वाला सिलेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि रैंडम है ना भाई, तो उसमें चांस कितना है? अगर तेरे पास 100 यूनिट्स है ना, 100 यूनिट्स है ना, ठीक है, मान ले 10 यूनिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 है ना, तो एक सिलेक्ट होने का, एक नंबर का जो यूनिट है ना वो सिलेक्ट होने का चांस कितना है? मैं बोलूँ 10% है। 5 नंबर का सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 10% है। तो कोई भी उठा ना तो इसमें से हर एक आइटम सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 10% है। क्यों? क्योंकि रैंडम है ना, तो कोई भी उठा, हर एक का कितना चांस है? 10% है। तो ये बात करता है कि तू ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट कर। ऑडिटर शैल सिलेक्ट items for the sample such that each sampling unit in the population has a चांस ऑफ सिलेक्शन। तो उसमें से हर आइटम सिलेक्ट हो सकता है, इसका चांस है, ऐसा सिलेक्शन कर ले। तो अभी तक हमने कुछ बात करी है कि अभी तक हम घुसे भी नहीं है भाई साहब। अभी तक हमने सिर्फ बोला है कि देख तो जब डिसाइड करेगा ना तो तेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का पर्पस क्या है देख, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख। अच्छा जी, फिर हमने बोला कि कितना सैंपल साइज लेना है, तो उतना ले कि तेरा सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए। अच्छा, एंड कैसे लेना है, तो उन्होंने बात करी है कि तू ऐसे सैंपल सिलेक्ट कर, ऐसा सिलेक्शन कर ले कि भाई साहब तेरे जो सैंपल है ना उसमें से हर यूनिट जो है ना सिलेक्ट हो सकता है, उसका चांस है, तो ऐसे सिलेक्ट कर। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, परफॉर्मिंग प्रोसेस एंड अदर पॉइंट उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सैंपल सिलेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन आएगा, auditor should select sample items in a such a way that sample can be expected to be representative of
पॉपुलेशन। इसके बारे में हमने कहाँ पे बात करी थी, क्या हमने नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में बात करी थी। क्या क्या कि क्या देखा था हमने कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑडिटर सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब वो जो सैंपल सिलेक्ट करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर का जजमेंट है ना भाई साहब, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, ऐसा सैंपल साइज को, तो ऐसा सैंपल आइटम को सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन को देख के तेरे को समझेगा नहीं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तेरे को इतना समझेगा कि भाई सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, लेकिन तेरे को नहीं समझेगा कि भाई साहब तो टाइप्स ऑफ सैंपल में है कि प्रिंसिपल मेथड्स में है। तो तेरे को लिखना क्या है ये नहीं समझेगा। तो मैं इसलिए क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ने क्या दिया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा, एक्सपेक्टेड होगा, इसके लिए तो क्या करेगा, ऐसे सैंपल सेलेक्ट करेगा। एक इसमें बात आती है, ये बात आती है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो तेरे को टाइप्स में लिखना है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अगर तू इतना लिख जाता है ना, तेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। समझा क्या? Auditor should select sample items in such a way that sample can be expected to be representative of population. There are two major methods in which size of sample and selection of individual items of sample are determined. कौन से? एक है statistical sampling, दूसरा है तेरा non statistical sampling. Statistical में क्या होता है, use mathematical formulas to determine sample size and selection. This is more scientific method, ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है दैन टेस्टिंग बेस्ड इंटायरली ऑन ऑडिटर्स ओन जजमेंट। ऑडिटर खुद का जजमेंट लगाएगा, उससे अच्छा तो ये है। सैम्पल आइटम्स आर सिलेक्टेड इन अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो हमने देखा रैंडम सैम्पलिंग है तो वो भी मैथमेटिकल के बेस में होगा। तो ईच आइटम के पास नॉन, तुझे पता है कि 10% जो है ना इसका चांस है, तो ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये बात आती है तेरे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में कोई भरोसा नहीं है भाई साहब किसका कौन सा चांस आए, तो ये ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर आता है। एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑडिटर सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सो दैट बायस इज अवॉइडेड, क्योंकि बायस अवॉइड होना चाहिए। जैसे हमने बात करी थी, NFRA आया था 10 करोड़ में, बोला था इतनी गड़बड़ है तूने चेक क्यों नहीं किया। तो हम बोले कि भाई साहब हमने यहाँ पे इतने सैंपल सेलेक्ट किए थे, उसमें नहीं मिला हमको मिसस्टेटमेंट, तो ये बायस हो गया ना। तो ये बायस अवॉइड करने के लिए तूने इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाय चूजिंग सैंपल आइटम्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ पॉपुलेशन। भाई साहब बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका बहुत कम आएगा। मतलब क्या, बहुत कम चांसेस है कि इसका क्वेश्चन पूछेगा तुमको एग्जाम में। भाई साहब सिर्फ दो चीज़ है, एक है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल में इतना लिखो कि मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह के ऊपर आ जाता है एंड चांसेस है कि हर आइटम सिलेक्ट हो जाए। फिर नॉन स्टैटिस्टिकल है ना, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर आता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेटिव है क्या, तुम्हारा पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव है क्या नहीं है, इतनी सी बात देखनी है भाई साहब, और कुछ नहीं। टेंशन मत ले लो ज़्यादा। प्रिंसिपल मेथड्स में आते हैं, प्रिंसिपल मेथड्स में हमने देखा है क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई साहब कोई नहीं, सिंपल सी बात है, सर ये हमको याद कैसे रहेगा, क्या रैंडम है, सिस्टमैटिक है, मॉनिटरी है, हैप्पैज़ार्ड है, ब्लॉक सिलेक्शन है, इसके लिए कुछ दे दो भाई साहब। कितना तो आसान है, कितना तो आसान है। रैंडम उठा रहा है, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक उठा रहा है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे उठ रहा है, मॉनेटरी, ब्लॉक में उठा रहा है तो ब्लॉक वाला, ठीक है। एक ही चीज़ है जो बहुत अलग से है, याद नाम याद नहीं रह सकता है, वो क्या है, हैप्पैज़ार्ड। देखो नाम ही ऐसा है तो उसमें चीज़ भी ऐसी होती है, कोई भी उठा रहा है, तो ऐसी बात है ना भाई। तब 3-4 तो तुमको, मुझे नहीं समझता कि तुम इसको रट क्यों रहे हो, इसको इन नाम को क्यों रट रहे हो। सिंपल है, कोई भी उठा रहा है रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक उठ रहा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पैसों के आधार पे उठ रहा है मॉनेटरी सैम्पलिंग, ब्लॉक में उठ रहा है तो ब्लॉक सैम्पलिंग, ब्लॉक सिलेक्शन। यही तो बात है ना भाई साहब, इसको क्या रटने का यार, मेरे को नहीं समझता है सच में यार, नहीं समझता है, ठीक है। अभी देखो रैंडम सिलेक्शन मतलब क्या, दिस इज अप्लाइड थ्रू रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर टेबल, ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो ये कहा जाता है सिस्टम में रैंडम नंबर जनरेटर जो होता है ना, वहाँ पे तुम क्या करोगे, डाल दोगे कि भाई साहब मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दे दे, एंड ये रैंडम दे देगा तुमको। इसमें ईच आइटम के पास इक्वल चांस है बीइंग सिलेक्टेड का। फिर आता है सिस्टमेटिक सिलेक्शन, इसके लिए हमने बात करी थी। ये क्या है, रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि एवरी
50th आइटम्स, 9th 10th एवरी 10th आइटम, 20th आइटम, 50th आइटम। तो ये तुझे क्या करेगा, रेगुलर इंटरवल पे क्या करेगा, सिलेक्ट करके देगा। वाइल नॉट स्ट्रिक्टली रैंडम, हालांकि ये स्ट्रिक्टली रैंडम नहीं है, स्ट्रिक्टली रैंडम नहीं है, तो भी इट कैन बी रिप्रेजेंटेटिव इफ पॉपुलेशन इज नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज। क्या बोला, ये एमसीक्यू के लिए आएगा भाई साहब। एमसीक्यू के लिए सिर्फ इतना ध्यान दे दो कि भाई साहब सिस्टमेटिक सिलेक्शन तब यूज़ होगा जब तेरा डेटा जो है ना वो नॉन सिस्टमेटिकली अरेंज हुआ है। एमसीक्यू के लिए इतना ध्यान रख। तो ये क्या बोला है देख, वाइल नॉट स्ट्रिक्टली रैंडम, वो पूरा रैंडम नहीं है, क्योंकि रैंडम में तो तेरा कोई भी नंबर आ सकता है, ये रेगुलर आ रहा है, तो ये रैंडम नहीं है, सिस्टमेटिक है। बट ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है इफ पॉपुलेशन इज नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज। अगर पॉपुलेशन सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है ना तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सिस्टमेटिकली अरेंज किया है ना पॉपुलेशन को, जैसे कि हमने क्या किया था हमने एक से 10 में हमने क्या किया था, 9 नंबर का सिलेक्ट किया था। 1 से 10 में 9 नंबर का सिलेक्ट किया था। फिर 11 से 20 में हमने इसमें 9 का सिलेक्ट किया था, इसमें 19 का सिलेक्ट किया है। अभी जो 1 से 10 है ना, 1 से 10 है ना, इसको अरेंज किया है ना, सिस्टमेटिक बेसिस पे अरेंज किया है कि 1 वाला है ना कम रिस्क का है, 2 वाला ज़्यादा रिस्क का है, 3 वाला उससे ज़्यादा रिस्क का है। तो ऐसे ऐसे कर करके उसको सिस्टमेटिक अरेंज किया है ना। तो भाई साहब यहाँ पे अगर तू 1 वाला सिलेक्ट करता है ना तो सारे जो कम रिस्क वाले हैं ना उसको चेक करेगा तू। तो अगर 1 वाला सीरीज चेक करता है तो 1, 11, 21, 31, तो इसमें कम रिस्क वाले सिलेक्ट करेगा, तो इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर ये अच्छा सिलेक्शन नहीं है। तो इसको यूज़ अच्छे से कब कर सकता है तो, कि ये जो सीक्वेंस है ना वो किसी बेस पे डिसाइड नहीं है, ये रैंडम है, ये क्या है, नॉन सिस्टमेटिक है, ये नॉन सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, इसमें ऐसा रिस्क वगैरह के बेसिस पे नहीं है। तो जब ये नॉन सिस्टमेटिक है ना तो उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है, तो सिस्टमेटिक होगा तो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। आई होप तुमको समझा है। अगर नहीं समझा है तो याद रखो भाई साहब, सिस्टमेटिक सिलेक्शन जो है ना वो तब ज़्यादा यूज़ होगा जब तेरा नॉन सिस्टमेटिकली अरेंज होता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आएगा भाई साहब और किधर नहीं। ठीक है, फिर मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ये तो हमने बात करी थी। ये फोकस करेगा कहाँ पे, जहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इंश्योर करेगा कि हाई वैल्यू आइटम जो है ना उसका हायर चांसेस सिलेक्ट होने का। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा मॉनिटरी वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसका ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस होना चाहिए। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग ओवर स्टेटमेंट, तो हमने बात करी थी इन्वेंट्री में ओवर स्टेटमेंट होगा, ये चांस है। तो अगर ऐसा ओवर स्टेटमेंट अगर तुमको डिटेक्ट करना है ना तो उसके लिए तो क्या करेगा, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग को यूज़ कर सकता है। फिर हैप्पैज़ार्ड में भाई कोई भी उठ रहा है, सिलेक्टेड विदाउट स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, एमिंग फॉर नॉन बायस सैंपल, तो उसमें बायस हो भी सकता है, नॉन एम करता है नॉन बायस का, लेकिन भाई साहब हमने देखा कि इसमें बायस करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसके लिए लेस रिलायबल होता है देन रैंडम और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एंड हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो जैसे तूने 2 चीज़ देखी थी, एक है तेरा स्टैटिस्टिकल सैंपल, नॉन स्टैटिस्टिकल। अगर स्टैटिस्टिकल है ना तो मैथमेटिकल फार्मूला उसके बेसिस पे तू साइज सिलेक्ट करता है। भाई साहब हैप्पैज़ार्ड है ना, कोई भी उठा रहा है तो इसमें कहाँ पे फार्मूला आया, कुछ नहीं आया ना। अगर तूने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ किया है ना तो तू हैप्पैज़ार्ड यूज़ नहीं कर सकता है। ऑडिट में भी मैं बोलूँगा कि इसको कम प्रेफर करो, ताकि इसमें बायस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें बाद में कमिटी आके बोल देगी तुमको, भाई साहब ऐसे किया क्या तूने। ठीक है, लेस रिलायबल होता है देन रैंडम और सिस्टमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि रैंडम सिस्टमेटिक जो है ना वो मैथमेटिकल मतलब स्टैटिस्टिकल में आ जाते हैं, ये स्टैटिस्टिकल में नहीं आता है, नॉन स्टैटिस्टिकल में आ जाता है। तो इसके केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, लेस रिलायबल है, विदाउट एनी स्ट्रक्चर टेक्निक है, तो इसमें एमिंग फॉर नॉन बायस है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि इसमें बायस करने के चांसेस हो जाते। तो ब्लॉक सिलेक्शन में तो हमने देखा, सिलेक्ट कंटिजियस मतलब कनेक्टिंग आइटम्स 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 1 करोड़ से 10 करोड़, 0 to 1 करोड़, 2 to 5 करोड़, तो कनेक्टिंग आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। एंड जनरली नॉट सुटेबल फॉर ऑडिटिंग ड्यू टू पोटेंशियल फॉर बायस इफ द पॉपुलेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट कॉजेस आइटम्स विद इन अ ब्लॉक टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हमने बात करी थी, देखो एक से इसमें से तूने एक ब्लॉक सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको जो है ना इसमें ऐसे सारे इन्वॉइसेस है जिसमें रिस्क कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो तुमने इसको सिलेक्ट किया है। तो भाई साहब तुमने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया ना पूरा, तो तुमने इसमें से थोड़ा चेक करना चाहिए था, इसमें से थोड़ा चेक करना चाहिए था, इसमें से थोड़ा चेक करना चाहिए था। ठीक है, कितना गंदा हो रहा है आज क्या पता।
तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमने बोला कि ब्लॉक सिलेक्शन तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। जब तेरा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बक्से में जा रहा है ना, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले तो इन्वॉइसेस चेक कर रहा है, बाकी के इन्वॉइसेस तू चेक नहीं करता है, ठीक है। तो ब्लॉक सिलेक्शन ये मेथड है ना, एक कहाँ पे अप्लाई होता है, सिलेक्ट कंटीजियस आइटम्स। कंटीजियस माने क्या, कनेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, इट्स जनरली नॉट सुटेबल फॉर ऑडिटिंग ड्यू टू पोटेंशियल फॉर बायस। इसमें बायस होने का चांस है। इफ द पॉपुलेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट कॉजेस आइटम्स विद इन अ ब्लॉक टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं बताऊँ आपको, तो इसमें हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग एंड ब्लॉक सिलेक्शन, इसके लिए हमने बात करी कि इसमें थोड़ा सा कम ही आप घुसो। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब तुम रियलिटी में जब ऑडिट करोगे ना, तो इसमें ज़्यादा मत घुसो, ठीक है। इसमें तुमने चीज़ें नहीं देखनी है, ऊपर के 3 में तुम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि इसका ऑडिट कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि इसका ऑडिट कैसे करना है। अब समझते हैं कि इसका ऑडिट कैसे करना है, ठीक है। खत्म होने को आया भाई साहब, टेंशन ना को। सबसे पहले परफॉर्मिंग ऑडिट के प्रोसीजर्स। ऑडिट के प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म कर रहे हो। ऑडिटर शैल परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ईच सिलेक्टेड आइटम। हर सिलेक्टेड आइटम के ऊपर क्या करेगा, प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा। अगर प्रोसीजर्स एप्लीकेबल नहीं है सिलेक्टेड आइटम के ऊपर, अगर प्रोसीजर सिलेक्टेड आइटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर करेगा। अच्छा जी, और अगर अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, एक तो बात क्या आती है, पहली बात आती है कि तू क्या करेगा, जितने आइटम तूने सिलेक्ट करे हैं ना, वो हर एक के ऊपर तेरा ऑडिट का प्रोसीजर अप्लाई करेगा, हर एक, उसमें नहीं छोड़ेगा। अभी तो तूने 100 में से 10 यूनिट सिलेक्ट किए ना, तो 10 में से 10 के 10 यूनिट के ऊपर तो पूरा डिटेल में घुस घुस के चेक करेगा, उसमें कुछ नहीं छोड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 7 नंबर का जो आइटम सिलेक्ट किया है ना तूने, उसके ऊपर तू प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता है। तो तुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ ना, तो मुझे क्या करेगा, रिप्लेसमेंट आइटम चाहिए, तो मैं 7 को हटा दूंगा, 17 को ला दूंगा, ठीक है, 15 को ला दूंगा, कोई दूसरा वाला आइटम ला दूंगा, एंड 7 वाला जो आइटम है ना, उसको साइड में कर दूंगा। एंड मैं क्या करूंगा, रिप्लेसमेंट आइटम जो है ना, उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर प्रोसीजर अप्लाई ही नहीं होता है ना, मतलब प्रोसीजर अप्लाई ही नहीं होता है, तो ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन। तो उसको मैं क्या करूंगा, डेविएशन ट्रीट करूंगा कंट्रोल के केस में, एंड मिस स्टेटमेंट ट्रीट करूंगा टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। हमने बात करी थी, हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रोल से, हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल से, दो केस में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, क्योंकि सैप में तो सैप लग जाता है, सांप लग जाता है, तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अगर तू कंट्रोल टेस्ट कर रहा है ना, एंड इसमें तुझे गड़बड़ मिल जाती है, तो इसको जो आइटम के ऊपर गड़बड़ मिल जाती है ना, उसको क्या करेगा, डेविएशन ट्रीट करेगा। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में मिसस्टेटमेंट ट्रीट करेगा। क्या हमने इसके बारे में बात करी है? हाँ, बहुत अच्छे से बात करी है हमने इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी सी बात है। ऑडिट प्रोसीजर्स में तुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स हर आइटम के ऊपर लगा जो तूने सिलेक्ट करे है। अच्छा, तूने सिलेक्ट करे, उसके ऊपर तू लगा नहीं सकता है, तो क्या कर, रिप्लेसमेंट वाला आइटम ले ले। रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर तू प्रोसेस परफॉर्म करके देख। अगर तू लगा ही नहीं सकता है ना प्रोसेस, तो तू क्या करेगा, उसको डेविएशन ट्रीट करेगा। जैसे गड़बड़ मिल ही चुकी है तेरे को, ऐसा तो ट्रीट करेगा उसको। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल, एंड टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट करेगा, मटेरियल नहीं, ठीक है। मटेरियल हो तो बाद में देखेगा, मिसस्टेटमेंट ट्रीट करेगा। अच्छा जी, अदर पॉइंट क्या कंसिडर करने हैं। अभी जो डेविएशन मिला है ना तेरे को, या तो तू प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता है, या फिर तुझे गड़बड़ कुछ मिल गई है, ठीक है। ऊपर क्या था, अनेबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स, डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकता है, तो भी डेविएशन ट्रीट कर, तो भी मिस स्टेटमेंट ट्रीट कर। एंड प्रोसीजर्स तूने अप्लाई करी है एंड तुझे गड़बड़ नजर आती है, तो भी तू क्या करेगा, डेविएशन ट्रीट करेगा एंड मिस स्टेटमेंट ट्रीट करेगा। क्या बोला, समझा क्या? तो प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, तो भी तेरा डेविएशन है या फिर मिसस्टेटमेंट है। या फिर तूने प्रोसेस अप्लाई करे है एंड तुझे गड़बड़ मिल जाती है ना, तो वो भी डेविएशन है एंड वो भी मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों चीज़ में मिसस्टेटमेंट है, डेविएशन है। तो क्या करेगा तू, तो उसको इन्वेस्टिगेट तो करेगा ना मामू, इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ना मामू तेरे को। तो इन्वेस्टिगेट कर कि वो जो डेविएशन है या फिर मिसस्टेटमेंट है, वो किस वजह से आया है, क्या नेचर है उसका, डेविएशन मिसस्टेटमेंट का नेचर एंड कॉज देख ले। अच्छा जी, साथ में तू क्या कर, उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या जाएगा, पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या जा सकता है, ये भी तुझे चेक करना पड़ेगा। फिर डेविएशन और मिसस्टेटमेंट अगर एनोमली होता है, क्या इसके बारे में हमने बात करी थी, अलग ही है, एकदम अलग है, इरेगुलर है भाई साहब, जन्मों काल में एक आध बार हुआ है ऐसा, तो वो सिस्टम को, वो जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अलग ही है, कुछ अलग ही है।
बहुत खतरनाक वाला कोई सीन हुआ है, एकदम अलग वाला अगर चीज़ है ना, तो तुझे देखना पड़ेगा क्या, ऑडिट प्रोसेस तुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला, मतलब क्या, तुझे ज़्यादा ऐसे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे कि वो बताएगा तुझे कि ये जो है ना, वो तेरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब ये तेरे पॉपुलेशन का हिस्सा तो है मगर ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब क्या, ये अलग है, ये अलग है। ये डिसाइड करने के लिए तू क्या कर, और प्रोसीजर्स परफॉर्म कर। कहाँ खोए हो भाई साहब, आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हमको ऑडिट प्रोसेस करने हैं। हमने क्या देखा, टाइप्स देखे, टाइप्स देखा, उसके बाद में मेथड देखे, उसके बाद हम कहाँ पे आए हैं, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते। हमने बोला हर आइटम के ऊपर कर, अगर नहीं कर सकता है तो रिप्लेसमेंट के ऊपर कर, कर ही नहीं सकता है तो डेविएशन होगा या फिर मिसस्टेटमेंट होगा, या फिर कर लेता है एंड तुझे गड़बड़ मिल जाती है तो भी वो भी डेविएशन मिसस्टेटमेंट होगा। क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अच्छा जी, पॉसिबल इफेक्ट देखेगा। फिर हमने बोला कि अगर वो जो डेविएशन है, इन्वेस्टिगेट करते करते तेरे को समझ में आ जाता है ये अलग वाला है, ये पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, एकदम कुछ तो अलग ही चीज़ हो चुकी है, तो ये तेरा पॉपुलेशन का हिस्सा तो है लेकिन ये पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं बैठता है, एक अनोखा आइटम हो चुका है, तो उसको तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा कि क्या सच में अलग है क्या, ये क्या सच में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या, तो उसके ऊपर ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर ले। ठीक है। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल, फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन। तो हमने क्या, हमने बात करी थी, हमको 10 रुपये का चेकिंग किया था, 3 रुपये के मिस स्टेटमेंट मिले थे, उसको ही हमने क्या किया था, 3 रुपये के मिस स्टेटमेंट को लेके हमने बात करी कि 100 रुपये में कितने मिस स्टेटमेंट हुए थे। इसी को हमने क्या नाम दिया था, इस प्यार को हमने क्या नाम दिया था, इस प्यार को हमने नाम दिया था प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में तेरे को ये पॉसिबल है कि तू क्या करेगा, सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन को, सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन को क्या करेगा, मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करेगा। अच्छा जी, यही बात करता है। एंड साथ में एंड में तू क्या कर, इवेल्युएट कर, इवेल्युएट कर क्या, रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग has been provided reasonable basis for conclusion, use of audit sampling has been provided reasonable basis for population tested। नहीं समझा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, आखिरी वाला पॉइंट है, उसी के ऊपर है। क्या है क्वेश्चन, पढ़े, पढ़े क्या भाई साहब, ऑडिटर इज कंसर्न दैट वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। अच्छा जी, अबाउट पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड हिम अबाउट हिज रोल इफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ एस 530। कुछ नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हमने क्या बोला, हमने सैंपल सिलेक्ट किया, ऑडिट के प्रोसेस अप्लाई करे, उसके रिजल्ट आते, उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसको देख के हमको समझ में आता है, हमको क्या समझ में आता है कि भाई साहब ये सैम्पलिंग जो हमने यूज़ किया ना, वो उतना रीजनेबल नहीं है, उतना अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा था ऊपर, हमने 10 के सैंपल सिलेक्ट करे थे एंड हमने बोला था कि 3 का मिस स्टेटमेंट है, फिर हमको ऐसा लगा था कि भाई साहब ये रीजनेबल नहीं है ना, कि मुझे लगता है कि और कुछ तो गड़बड़ है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, हमने बाद में 40 के सैंपल सिलेक्ट करे थे। याद आया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट के प्रोसेस तुझे बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि अगर तुझे लगता है कि जो ऑडिट सैम्पलिंग तूने यूज़ किया है ना, उसने रीजनेबल बेसिस नहीं दिया है, देखो, हैज़ नॉट बीन, नॉट प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन, तो क्या करना है, तो बात आती है, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो रिजल्ट तो देखेगा, रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड इवेल्युएट करेगा। क्या इवेल्युएट करेगा, एक तो रिजल्ट, रिजल्ट जो आए तेरे 10 में से 3 आया है वो उसको तू देखेगा, एंड साथ में वेदर यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस और नॉट। अगर नॉट, अगर नॉट अगर नहीं दिया है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट मिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट को बोलना है, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, मूर्ख मैनेजमेंट अपनी छवि सुधार। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, देख भाई मैनेजमेंट, सैप में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई साहब डेविएशन है, किस में डेविएशन नहीं बोला था, वहाँ पे क्या बोला था कि देख भाई एम्प्लॉय का कॉस्ट है ना हमारा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 520 में हमने बात करी थी कि 18 लाख का कॉस्ट आना चाहिए, 16 लाख है, 20 लाख है तो हम ना रीजनेबल है, लेकिन बहुत ही अलग है, 22 लाख है तो हमने इंक्वायरी की थी,
इंक्वायरी की थी कि भाई साहब इतना क्यों वेरी कर रहा है। यहाँ पे हम इंक्वायरी नहीं कर रहे, यहाँ पे मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि ये मूर्ख तू अपनी छवि सुधार। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट कर, इन्वेस्टिगेट कर कि यहाँ पे गड़बड़ क्यों है, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट क्यों है। तूने बोला है ना तेरे कंट्रोल अच्छे है, तो यहाँ पे डेविएशन मिल गया है मेरे को, तो कंट्रोल में डेविएशन कैसे मिल गया, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट क्या कर मिसस्टेटमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट मिसस्टेटमेंट। तो जो मिसस्टेटमेंट तुमको मिला है ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिक्वेस्ट करो, इंक्वायरी पूछताछ नहीं करनी है, रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को टू इन्वेस्टिगेट मिसस्टेटमेंट जो तुमको आइडेंटिफाई हुए है एंड द पोटेंशियल फॉर फर्दर मिसस्टेटमेंट एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। वो कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो वो भी करो। टेलर एनटी ऑफ दोज फैब टू बेस्ट अचीव रिक्वायर एश्योरेंस। क्या इसके बारे में हमने बात करी है। अगर तुझे लगता है कि 10 वाला जो सैंपल तूने सिलेक्ट किए करे है ना उसके बेसिस पे तू नहीं, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो तूने 10 का उठा के 40 का किया था, 10 to 40 तक लेकर गया था। मतलब क्या, तूने फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स को नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड बढ़ाया था। तो तू क्या कर, टेलर कर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ दोज फर्दर ऑडिट के प्रोसीजर्स टू बेस्ट अचीव द रिक्वायर एश्योरेंस। तुझे जितना लगता है ना कंफर्टेबल लेना, जितना एश्योरेंस उतना आने तक जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर माइट एक्सटेंड सैंपल साइज बढ़ा, अल्टरनेटिव कंट्रोल को टेस्ट कर, सब्सटेंटिव प्रोसेस को डिटेल में जाके चेक कर, ये बात आती है। समझे क्या, खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया, कोई टेंशन ना को। क्वेश्चन से क्या सर, क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो 530 किधर गया क्वेश्चन बैंक, ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम, चलो आजा आजा आजा। देखो 530 कोई क्वेश्चन नहीं है। वाह सर मज़ा आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं भाई साहब वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसका, लेकिन पहचान कौन, पहचान कौन किधर गया। पहचान कौन में 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये भाई साहब है सैम्पलिंग का। सर अगर ये सैम्पलिंग का है तो उसको क्यों डाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अगर ये कंसेप्ट तुमको नहीं पता है तो तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है समझते। तुम्हारे पास रिसीवेबल है, तो हमने बात करी थी कि तुम्हारे पास, चलिए बात करते हैं। रिसीवेबल है, रिसीवेबल कितने हैं तुम्हारे पास, रिसीवेबल, अरे यार डेटर्स है, रिसीवेबल है 10 करोड़ के, 10 करोड़ के रिसीवेबल है तुम्हारे पास। ए रिसीवेबल कैसे है, तो हमने क्या किया पता है क्या, हमने इसको अरेंज किया है। अरेंज कैसे करेंगे, हम दो तरीके से अरेंज करेंगे, एक तो मॉनेटरी बेसिस पे एंड या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मतलब रिस्क वाले अलग अलग कर देंगे या फिर मॉनेटरी वाले अलग अलग कर देंगे, या तो क्या करेंगे रिस्क वाले अलग करेंगे। सर क्या बोला समझा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं रुक जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मॉनेटरी है ना, तो मैं क्या करूँगा, मॉनेटरी में हम क्या करेंगे पता है क्या, ये 10 करोड़ को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे भाई साहब, बहुत आसान है ना, क्या डिवाइड करना है, मैं क्या बोलूँगा देख भाई, 0 to 2 CR, फिर 2 CR to 4 CR, फिर 4 CR to 6 CR, 6 CR to 8 CR एंड 8 CR to 10 CR। ऐसे सर ये ब्लॉक वाला है क्या, रुको जा रहा, सर ये सिस्टमेटिक है क्या, रुको जा रहा, सब राज्य क्लियर कर देंगे, सब राज्य खुश हो जाएंगे, कोई टेंशन ना को। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये जो ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप उठाओ, ये हर एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे पता है क्या, ये हर एक को ग्रुप को हम बोलेंगे स्ट्रैटा या फिर स्ट्रैटम, टमटम नहीं स्ट्रैटम, ठीक है स्ट्रैटम। सर ठीक है, मॉनेटरी का हमने ग्रुप डिवाइड किए, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे भाई साहब, डाउटफुल है, क्या डाउटफुल है सर, अरे डाउटफुल लेट्स, डाउटफुल है, तुमने एजिंग किया है, एजिंग ओ लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year एंड मोर देन 3 years। तो तुमने एक क्या ग्रुप कर दिया ना भाई साहब, ये जो ग्रुप है ना इसको भी हम क्या बोलेंगे स्ट्रेटा या फिर स्ट्रेटम। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो पूरा पॉपुलेशन है ना उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे एंड फिर तुम क्या करोगे, वो डिवाइड में से तुम क्या करोगे,
उसमें से सैंपल सिलेक्ट करोगे। जैसे इसमें से कुछ सिलेक्ट करोगे, इसमें सिलेक्ट करोगे, इसमें से सिलेक्ट करोगे, इसमें से सिलेक्ट करोगे, इसमें से सिलेक्ट करोगे। हर ग्रुप में से क्या करोगे, सैंपल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, हर ग्रुप में से तुम क्या करोगे, सैंपल को सिलेक्ट कर लोगे। सर सिस्टमेटिक सिलेक्शन हमने क्या किया, 1 से 100 थे तो हमने क्या किया, 9, 19, 29। तो इसमें भी तो ग्रुप से सिलेक्ट करिया। भाई साहब नहीं करिया, वैसे नहीं करिया सर, ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक में तो अभी हमको कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ब्लॉक में हमने क्या किया था, ब्लॉक में हमने एक पूरा ब्लॉक ही उठा दिया था। तो यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं उठ रहा है, ठीक है, ब्लॉक तो नहीं उठ रहा है, ब्लॉक तो नहीं उठ रहा है। तो ये तो हमको पता हो गया कि ब्लॉक सिलेक्शन वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है। सिस्टमेटिक वाला क्या सीन है सर, सिस्टमेटिक वाला क्या सीन है, देखो यहाँ पे फ़र्क है। देखो जब ये पहली बार आया था ना, May 23 में सीधा धाड़ करके पूछ दिया था, एंड सब बच्चों ने क्या किया था, किसी को पता नहीं था स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये नहीं पता था ना, तो इसकी वजह से सबने क्या किया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख के ना तुमको समझेगा, तुमको लगेगा कि भाई साहब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही है, जो हमने एग्जाम्पल लिया ना उसके बेसिस पे तुमको लगेगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही है, बट ये है नहीं, ये स्ट्रैटिफिकेशन है। तो समझते हैं स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, हमारा जो 10 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, तो 10 करोड़ के पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हर सब ग्रुप को हम बोलते हैं या तो स्ट्रैटा या फिर स्ट्रैटम, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, हम वो ग्रुप में से क्या करेंगे, सैंपल, हर ग्रुप में से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। इसमें एंड उसमें फ़र्क क्या होता है सर, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि हम क्या करेंगे पता है क्या, हम क्या करेंगे पता है क्या, हम यहाँ पे आइटम जो सिलेक्ट करेंगे ना, इसका पॉपुलेशन जो है ना, ये पॉपुलेशन हम यही मानेंगे। अरे क्या बोला, रुको रुको रुको, आराम से शिद्दत से सीखते। देख भाई, तेरे पास है ना, तेरे पास रिसीवेबल है, तेरे पास रिसीवेबल का अमाउंट है, तो रिसीवेबल तेरे पास इतने सारे रिसीवेबल, बहुत सारे रिसीवेबल है, तो तूने क्या किया है, तूने रिसीवेबल को ग्रुप किया है, जिसका भी अमाउंट, जो भी इन्वॉइस का अमाउंट अगर 10,000 है, 10,000 से 20,000 है, तो उसको तूने एक ग्रुप में डाल दिया। फिर तूने 20,000 से 30,000, ठीक है, 20 से 30 किया है, 30 से 40 किया है। सर वही वही क्यों बता रहे हो, रुको जरा, आराम से समझते ना, आराम से। 30 से 40, 40 से 50 एंड मोर देन 50 के तुमने एक ग्रुप में डाल दिए, ठीक है, ऐसे इन्वॉइसेस तुमने एक ग्रुप में डाल दिए। अभी तुम हर ग्रुप में से इन्वॉइसेस सिलेक्ट कर रहे हो। हाँ सर इतना तो समझ गया, कितनी बार बताया तुमने, समझा। अभी रुक जा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, कि ये जितना भी अमाउंट आएगा ना इसका, इसको तो पॉपुलेशन मानेगा। मतलब पहले तेरा पॉपुलेशन कितना था, 10 करोड़ था। अभी तेरा पॉपुलेशन, इसमें जितना अमाउंट आएगा ना, 10 से 20, लेस देन 10 से 10 के, तो लेस देन 10 के जितनी इन्वॉइसेस है तूने क्लब कर लिए। लेस देन 10 के एक इन्वॉइस इंडिविजुअल इन्वॉइस की बात मैं बात कर रहा हूँ। लेस देन 10 के जितनी इन्वॉइसेस है ना, 10,000 तक के जितनी इन्वॉइसेस है ना, वो सारे इन्वॉइसेस तूने अलग कर लिए। तो इसका अमाउंट मान लीजिए तेरा होता है 50 लाख। अभी ये जो 50 लाख है ना, ये तेरा पॉपुलेशन है ऐसा मान ले तू। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि तू 10 करोड़ को पॉपुलेशन मान रहा था, 10 करोड़ को पॉपुलेशन मान रहा था, लेकिन अभी तूने क्या किया है, तूने एक ग्रुप किया है, एंड ग्रुप का जितना अमाउंट आता है ना, वो तेरे लिए पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या, तू क्या करेगा, ये 10,000 तक जितने इन्वॉइसेस है ना, इसका पॉपुलेशन तेरा कितना है, इसका पॉपुलेशन तेरा 50 लाख है। तो तू क्या करेगा, 50 लाख को पॉपुलेशन बेस मान के तू सिलेक्शन करेगा, तू सिलेक्शन करेगा, सैंपल साइज डिसाइड करेगा, सैंपल का चेकिंग करेगा, एंड सैंपल के चेकिंग के साथ जो तेरा जजमेंट आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के ऊपर अप्लाई होगा। समझा क्या दोस्त, समझा क्या, कितना मस्त कंसेप्ट है देख। तो क्या करेगा, सबसे पहले तूने इनवॉइस को डिवाइड कर लिया सब ग्रुप में, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटा या फिर स्ट्रैटम। तो फिर उसके बाद में तू क्या करेगा, उसके बाद में तू हर एक स्ट्रैटा को है ना उसका पॉपुलेशन दे देगा। मतलब हर एक चीज़ को, जैसे कि अभी मोर देन 50, एक इन्वॉइस अगर 50,000 से ज़्यादा है ना, तो जितने भी इन्वॉइसेस 50,000 से ज़्यादा है ना, वो सारे इन्वॉइसेस को तूने एक साथ कर लिया, एंड देख लिया कि भाई साहब इसका जो पॉपुलेशन ना, ये 2 करोड़ का अमाउंट हो जाता है, या फिर मान लीजिए 5 करोड़ का अमाउंट हो जाता है। तो ये तेरे लिए अलग वाला न्यू पॉपुलेशन है। तो इसमें तू सैंपल सिलेक्ट कर, एंड उस सैंपल के बेसिस पे जो जजमेंट करेगा ना, हमने क्या बात करी थी, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट,
तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, 10 में 3 आया था एंड 100 में 30 हमने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। 100 में 30 हमने प्रोजेक्ट किया था। अभी क्या बात हो रही है पता है क्या, अभी हमने ये 100 को है ना, हमने सबको डिवाइड किया है। हमने पहले 100 को डिवाइड कर लिया है, हमने 100 को लेट से 50 एंड 50 में डिवाइड कर लिया है। फिर हमको यहाँ पे मिल जाता है 2 एंड यहाँ पे मिल जाता है 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 मिला है ना, इससे हम इसका डिसाइड करेंगे एंड इससे हम इसका डिसाइड करेंगे। समझ रहा है क्या दोस्त? तो हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल मिले हैं ना हमको 5 करोड़ में, उसका प्रोजेक्शन जो करेंगे ना वो सिर्फ 5 करोड़ के लिए करेंगे। ये जो सैंपल मिले ना उसका प्रोजेक्शन 50 लाख करेंगे। तो हर ग्रुप में हम क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन उसी ग्रुप के लिए करेंगे। भाई साहब देखो, क्वेश्चन आया है May 23 में, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, चांसेस को कुछ हम गेज नहीं कर सकते। तो अगर आ जाता है ना तो इसको लिखना कैसा है वो तो तुमको क्वेश्चन में से समझ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तुमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक, तुम्हारे पास वर्ड्स क्या है, एक है स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, ब्लॉक। ये सारे चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल क्या है तुम्हारा, स्टैटिस्टिकल तुम्हारा मैथमेटिकल के बेसिस पे, नॉन स्टैटिस्टिकल तो ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर लगाता है। सिस्टमैटिक में तू सिस्टमैटिक करता है, उसमें तू ग्रुप वगैरह नहीं करता है। सिस्टमैटिक में हर 50th आइटम, हर 100 नंबर का आइटम, ऐसा सिस्टमैटिकली कर रहा है तू। यहाँ पे सिस्टमैटिक है क्या, नहीं, यहाँ पे तो ग्रुप कर रहा है एंड उसके बाद में सैंपल सेलेक्ट कर रहा है एंड वो सैंपल के बेसिस पे जज कर रहा है, तो किसको, ग्रुप को, पूरे पूरे चीज़ को नहीं, सिर्फ ग्रुप को जज कर रहा है एंड ग्रुप के हिसाब से हर ग्रुप को जज करके तो पूरे फिर बाद में पूरे पॉपुलेशन के ऊपर आएगा। आई होप आपको कुछ तो समझा रहेगा, कुछ तो समझा कि नहीं भाई साहब। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, क्वेश्चन पढ़ते, May 23 में आया था। इसको तो मैंने रीड बोला है सिर्फ, ताकि एंड मोमेंट पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। पहचान कौन वाला क्वेश्चन है, अगर तुमको समझ में आ गया है जितना तुमने अभी पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे तुम कुछ तो लिख कर आ जाओगे, मुझे पता है। एंड कैसे समझेगा स्ट्रैटिफिकेशन का है क्या, ये बता देगा भाई सब तेरे को, ये तेरे को बता देगा कि ये स्ट्रैटिफिकेशन का है। अगर नहीं बताता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नो को छोड़ देने का। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ब्ला ब्ला ब्ला, रिसीवेबल का ही कर रहा है ये। उसने डायरेक्ट किया है उसके टीम के मेंबर को होल पॉपुलेशन के लिए। उसने बोला है कि देख, फ्यू सेपरेट ग्रुप में तू चेक कर, फ्यू सेपरेट ग्रुप में चेक कर बैलेंसेस को, एंड उसको नाम क्या दिया है, स्ट्राटा दिया है। ही डायरेक्टेड टू ट्रीट ईच स्ट्रैटम एज इट वाज अ सेपरेट पॉपुलेशन। तो वो क्या करेगा, हर, देख इसने क्या किया है, 50 लाख से ऊपर, 40 से 50 लाख, 30 से 40 लाख, 20 से 30 लाख, 10 से 20 लाख, लेस देन 10 लाख, ठीक है। तो उसने क्या किया है, ग्रुप को डिवाइड किया है एंड उसने क्या बोला है कि ईच ग्रुप को हम क्या बोलेंगे पता है क्या, सेपरेट पॉपुलेशन मान लेंगे। तो जो ग्रुप है ना, तो टीम ए को एक ग्रुप दिया है, उसको बोला कि तेरे लिए यही पॉपुलेशन है, इसमें से सैंपल कर। इसको अलग टीम को दिया है, बोला तेरे लिए यही सैंपल है, इसमें से तू चेक कर। एंड डिवाइडेड ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस, तो ये मॉनेटरी वाला है। दूसरा हमने देखा था एजिंग के बेसिस पे भी कर सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी कर सकता है। फ्रॉम द अबव मेंशन ग्रुप्स, सीएटी डायरेक्टेड टू पिक अप द डिफरेंट परसेंटेज फॉर आइटम्स फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप। अच्छा जी, तो डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट करेगा। One of the team members, Neil, wants to use the some other technique for sampling for the above purpose. As the concept of stratification is not clear to him, you are required to explain concept of stratification. बता दिया उसने and its uses to Mr. नील। तो नील जो है ना, नील नालायक है, नील को नहीं समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, उसने अच्छे से पढ़ के नहीं गया था। तो अभी तुमको उसको समझाना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये क्वेश्चन पहचान कौन में इसलिए रखा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलत, बहुत सारे स्टूडेंट का ये गलत हुआ था एंड ऑलमोस्ट सब ने इसका आंसर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लिखा था एंड इंक्लूडिंग मी, इसमें मैं भी था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है जब मैंने एग्जाम दिया था। तो आपको तो पता है ना अभी, तो भाई साहब सावधान, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन अलग है। इसको लिखना कैसे, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन एंड ईच ऑफ विच ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। या तो रिस्क होगा या फिर मॉनेटरी होगा, ठीक है। यूज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। ऑडिट का एफिशिएंसी में भी इंप्रूव हो सकता है।
क्योंकि डिवाइड करते हो तुम डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन में जिसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर वो रिस्क रिस्क के बेसिस पे या फिर नंबर के बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। अलाउ सैंपल साइज टू बी रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैंपल रिस्क। इससे क्या होता है, तुम्हारा सैंपल साइज कम होता है एंड बिना सैंपल रिस्क बढ़े। सैंपल रिस्क तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है लेकिन सैंपल साइज तुम्हारा कम हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे हर एक में से कुछ कुछ उठा दिया है। तो तुम्हारा सैंपल रिस्क नहीं बढ़ रहा है लेकिन सैंपल साइज भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है। हालांकि ये मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे हमेशा किया जाता है, जैसे कि ये हमारा मॉनेटरी वैल्यू है, इसके बेसिस पे ज़्यादातर बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम मानते हैं कि ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा रिस्क होगा, कम कम अमाउंट है तो कम रिस्क होगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको मॉनेटरी वैल्यू पे ज़्यादातर बार इसको करते हैं। लेकिन इसको स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडिकेट करते हैं हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, तो उसको एजिंग के बेस पे भी किया जा सकता है। और क्योंकि उसमें एजिंग में ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पे भी तुम क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, बैलेंसेस में बाय एजिंग के हिसाब से तुम कर सकते हो बाय एज। ठीक है, ये 3 नंबर का पॉइंट 1 मिनट के लिए स्किप करो। इफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अकाउंट बैलेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, द मिस स्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड फॉर ईच स्ट्रेटम सेपरेटली। तो हमने बात करी थी स्ट्रेटा में ग्रुप में डिवाइड किया है तो जो मिस स्टेटमेंट आएगा वो ग्रुप के लिए ही अप्लाई होगा। तो प्रोजेक्टेड फॉर मिस स्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड फॉर क्या, ईच स्ट्रेटम सेपरेटली। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट फॉर ईच स्ट्रेटम आर देन कंबाइंड when considering possible effect of misstatement on total class of transaction और अकाउंट बैलेंस। तो पहले तो हर एक के लिए डिसाइड करेंगे एंड फिर उसको ऐड करके पूरे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमको समझेगा टोलरेबल में स्टेटमेंट है क्या, मटेरियल में स्टेटमेंट है क्या, कैसा में स्टेटमेंट है, वो सब चीज़ आती है। फिर 3 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस अप्लाई टू सैम्पल आइटम्स अच्छा विद इन अ स्ट्रैटम कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू आइटम दैट मेकअप स्ट्रैटम। तो हमने यही बात करी थी। तो जो तुमने अप्लाई किए हैं प्रोसीजर्स सैंपल के ऊपर वो सिर्फ उसी स्ट्रैटम में उसी ग्रुप में अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे तुमने एक एग्जांपल भी देना है, 20% ऑफ आइटम्स इन पॉपुलेशन में मेक 90% ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड ऑडिटर में डिसाइड एग्जामिन सैंपल ऑफ दिस आइटम्स। ये क्या बात करी है, किसी को नहीं समझता है। ऐसा नहीं है किसी को नहीं समझता है, तुम सबको बहुत अच्छे से समझता है। क्या है, एक इकोनॉमिस्ट था, क्या नाम था इसका, इकोनॉमिस्ट था पैरेटो। पैरेटो पैरेट नहीं है, पैरेटो कुछ तो था, ऐसा नाम था शायद से उसका, पैरेटो ही था शायद से। उसको पैरेटो एनालिसिस बोलते, पैरेटो एनालिसिस बोलते। उन्होंने क्या बोला पता है क्या, उन्होंने क्या बोला कि देख भाई, उन्होंने एनालिसिस किया कि जो भी जहाँ पे भी जाओ ना वहाँ पे 80-20 का रूल होता है। 80-20 का रूल क्या होता है, 80-20 का रूल क्या है देख, 80-20 का रूल क्या है, 80-20 का रूल ये है, देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है। 80-20 का रूल क्या है कि देख, अगर इंडिया में ना 100 लोग रहते ना तो उसको 80-20 में तो डिवाइड कर सकता है। मतलब क्या, अगर कोई 100 लोग अगर 100 रुपये कमा रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि 20 लोग 80 रुपये कमाते हैं एंड बाकी के बचे 80 लोग 20 रुपये कमाते हैं। सर ये सेम सेम हो रहा है क्या, कुछ नहीं समझा, रुक जा रहा। अगर मैं इसको बताऊँ कि इसमें अगर तो मैं 1000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, रुपीज़ 1000, तो मैं अब मैं तुमको बताता हूँ कि 20 नंबर है, ये नंबर है एंड ये रुपीज़ है। तो 20 नंबर ऑफ पीपल ही तुम्हारे 800 रुपये कमाते हैं एंड 80 नंबर ऑफ पीपल तुम्हारे 200 रुपये कमाते हैं। तो अगर मैं बताऊँ, अगर मैं ये 20 लोगों से ही अगर मैं ये 20 लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करूँ तो मेरा टैक्स 800 रुपये के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। तो छोटे लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे एंड ज़्यादातर लोग कम पैसा कमा रहे। ऐसे ही एक कंसेप्ट हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। जैसे कि तेरा इन्वॉइसेस है ना, तो इन्वॉइसेस को सिलेक्ट करेगा, पूरे इन्वॉइसेस तूने सिलेक्ट कर लिए, बहुत सारे इन्वॉइसेस। तो हो सकता है कि तेरा अमाउंट जो है ना, अभी मान लीजिए, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये 8000 है, ये 300 है, ये 500 है एंड ये 2000 है। ठीक है, ये 1000 है। तो तेरा टोटल कितना होता है, 9800। तो तेरा टोटल 9800 है, लेकिन इसमें 4 इन्वॉइसेस है, उसमें एक ही इन्वॉइस इतना है ना भाई साहब 8000 का है। अगर मैं इसको ही चेक कर लूँ ना भाई साहब, काम बन गया मेरा। इसको ही चेक कर लूँ तो मैं बताऊँ तुमको, ठीक है, मैं और एक इन्वॉइस ऐड करता हूँ इसमें 200 रुपये का, तो मैं अभी बता सकता हूँ तुमको कि ये 10,000 का हो गया।
तो मैं बताऊँ तुमको 10,000 में से अब ये कितना हुआ, ये 20% हुआ। ये 20% जो है ना वो तुम्हारे वैल्यू के कितना है, 80% है। अगर मैं सिर्फ एक इन्वॉइस चेक करूँ ना तो भाई साहब 80% तो मेरा कंफर्ट आ चुका है। तो बाकी ये छटर मटर इन्वॉइसेस है, ये छटर मटर है, इसके लिए मैं कुछ और अदर के प्रोसेस अप्लाई कर सकता हूँ। तो यही बात आती है, पैरेटो बोलता है कि भाई साहब तुम्हारा 20% पॉपुलेशन है ना वो तुम्हारे 80% चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड हो सकता है कि 80% 20% को करेगा। अभी ये परसेंटेज फिक्स नहीं है ना, ये 20 है, 80 है, हो सकता है ये 30 है, ये 70 है, हो सकता है ये 10 है, ये 90 है। ठीक है, मतलब कहने की बात इतनी है, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि ज़्यादातर चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़े के लिए इफेक्ट कर सकती है एंड बड़ी चीज़ें छोटे छोटे के लिए अफेक्ट कर सकती है। तो परसेंटेज फिक्स नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो ये बात का है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 20% ऑफ आइटम्स, मतलब नंबर 20% नंबर जो है ना 90% वैल्यू को डिसाइड करते। तो अगर तुम 20% इनवॉइस चेक करोगे ना तो तुम्हारा 90% वैल्यू हो जाएगा। तो ऑडिटर में डिसाइड टू एग्जामिन सैंपल ऑफ दिस आइटम। तो अगर तुम 20% ही आइटम चेक करते हो जिसमें तुम्हारा 90% वैल्यू कवर हो जाता है, तो बाकी के कितने 80% आइटम है जो तुम्हारे कितना करते हैं, 10% वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं 80% आइटम। तो यहाँ पे तुमको ये समझना है कि अगर तुम ये 10 को ही, ये जो 20% है ना इसको ही तुम चेक करोगे, क्या तुम इसको मॉनेटरी वैल्यू के साथ में लिंक कर सकते हो क्या? देखो लिंक तो कर सकते हो लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू के साथ में हम क्या करते हैं, मॉनेटरी में हाई वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा हाई वैल्यू इन्वेंट्री तुम्हारा, हाई वैल्यू सैंपल तुम्हारा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको तुम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। इसकी वजह से मैंने इतना घुस के बताया है। क्वेश्चन क्या था, कुछ तो फालतूगिरी पूछा था एंड तुमको स्ट्रैटिफिकेशन कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था। तो एक तो उन्होंने ही बता दिया कि फ्यू ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, तो वही हमने लिख दिया कि भाई साहब ग्रुप में तुम क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो उनका क्वेश्चन से ही हमने लिख दिया कि भाई साहब ग्रुप में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे एंड उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटा या फिर स्ट्रैटम बोलेंगे। फिर हमने बोला कि इससे ऑडिट का एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं बढ़ता है एंड सैंपल साइज कम होता है। अच्छा जी, फिर हमने बात करी कि मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादातर होता है लेकिन एजिंग वगैरह के केस में भी हो सकता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क के बेसिस पे भी हो सकता है। फिर हमने बोला कि ग्रुप बनाओ, ग्रुप में जो है ना चीज़, ग्रुप में जो चीज़ है ना उसको तुम पॉपुलेशन डिसाइड करो, ग्रुप का जो सिलेक्शन है ना उसको ग्रुप के ऊपर ही, सब ग्रुप के ऊपर ही अप्लाई कर दो, पूरे के ऊपर मत करो। एंड जब वो सब ग्रुप का हो जाए ना तुम्हारा तो उसको टोटल करो एंड बाद में पूरे के ऊपर अप्लाई करो। फिर हमने वही बात तीसरे पॉइंट में करी थी एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था पैरेटो का। नहीं नहीं बोल के सर कितना टाइम खा दिया, सैम्पलिंग के लिए कोई इतना 1 घंटे से ऊपर देता है क्या? देखो भाई क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, एक रिवीजन तो करना मांगता है ना, तो और 5 मिनट जाएंगे लेकिन पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्या बात करी हमने, इसको ऑब्जेक्टिव छोड़ दो। तुमने क्या करना है, सैंपल डिसाइड करते समय तुम्हारा क्या होना चाहिए, पर्पस ऑफ ऑडिट के प्रोसीजर्स तुमको पता होने चाहिए एंड तुम्हारे को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पता होना चाहिए। सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क, इतना करो कि तुम्हारा सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए। अच्छा जी, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। फिर हमने बात करी थी कि ईच सैम्पलिंग यूनिट का चांस होना चाहिए सिलेक्शन का। ठीक है, ये बात करी थी हमने। फिर हमने बात करी थी, सीधे हम नीचे आ गए थे, नीचे आके हमने सैंपल सिलेक्शन बात करी थी। 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह के हिसाब से सैंपल साइज एंड सिलेक्शन को जज करता है। ईच सैम्पलिंग यूनिट का नॉन प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नॉन स्टैटिस्टिकल है ना ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें इसमें तुमने क्या करना है, इसमें तुमने देखना है कि वो जो है ना ऐसे सिलेक्ट करो जो रिप्रेजेंटेटिव हो तुम्हारे पॉपुलेशन के। ठीक है, पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो एंड बायस को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमने प्रिंसिपल मेथड देखे थे, क्या है भाई, कोई भी उठाओ रैंडम, सिस्टमेटिकली उठाओ सिस्टमेटिक, मॉनिटरी बेसिस के ऊपर उठाओ मॉनिटरी, फिर ब्लॉक में उठाओ ब्लॉक वाला, एक अलग था हैप्पैजार्ड। ठीक है, रैंडम में क्या देखा हमने, रैंडम नंबर जनरेटर से यूज़ होता है, ज़्यादातर सिस्टम से यूज़ होता है एंड इक्वल चांस है हर एक का सिलेक्ट होने का। सिस्टमेटिक में हमने बोला रेगुलर इंटरवल, जो देखो जितना हाईलाइट किया है ना उतना ही पढ़ के जाओ, लिख लोगे तुम। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद में मॉनिटरी के बारे में हमने बोला कि मॉनिटरी वैल्यू के ऊपर फोकस करता है एंड
हाई वैल्यू आइटम का ज़्यादा चांस होता है, हायर चांस होता है। फिर हैप हैज़ार्ड में हमने बोला कि ये क्या है, स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, इसमें विदाउट स्ट्रक्चर टेक्निक है एंड लेस रिलायबल होता है जब तुम्हारा रैंडम या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है एंड साथ में स्टैटिस्टिकल है तो इसको यूज़ मत करो। ब्लॉक सिलेक्शन है तो ये क्या है, तुम्हारा सिलेक्ट कंटिन्जियस या फिर कंटिन्यूस कनेक्टिंग आइटम को क्या करता है, सिलेक्ट करता है एक ही ग्रुप को, ये ऑडिटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। फिर हम ऊपर आए थे, ऑडिट के प्रोसेस हमने देखे थे। ऑडिट के प्रोसेस में हमने देखा हर आइटम, ईच आइटम के ऊपर तुम सिलेक्टेड के हर आइटम के ऊपर ऑडिट के प्रोसेस अप्लाई करो। अगर नहीं कर सकते, एप्लीकेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर करो, एप्लीकेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट के ऊपर करो। अगर अनेबल टू अप्लाई ही नहीं कर सकते हो तो आइटम को क्या करो, डेविएशन ट्रीट करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, मिस स्टेटमेंट ट्रीट करो टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। अगर ऑडिट के प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हो या फिर अप्लाई किए हैं एंड तुमको मिस स्टेटमेंट मिल जाता है या फिर गड़बड़ मिल जाती है, तो दोनों केस में तुमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल केस में डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल केस में मिस स्टेटमेंट बोलना है। अभी जो भी डेविएशन या फिर मिस स्टेटमेंट होता है ना, उसको इन्वेस्टिगेट करो कि उसका रीजन क्या है, उसका नेचर क्या है एंड उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है। एनोमली है क्या, अलग है क्या, एनोमलिक नहीं है, ठीक है, एनोमली है क्या, अलग है क्या, अगर है तो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो एंड सर्टनटी ले लो कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का। टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में तुमने क्या देखना है कि जो मिस स्टेटमेंट है ना उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो तुम पॉपुलेशन के केस में। हमने देखा था 10 का 3 तो 100 का कितना। फिर हमने बात करी थी इवेल्युएट करो रिजल्ट को एंड यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग रीजनेबल है क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन था कि अगर नहीं है, नॉट रीजनेबल, तो क्या करे। सबसे पहले इवेल्युएट करो रिजल्ट एंड तुम्हारा यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग रीजनेबल है क्या। अगर तुमको लगता है कि रीजनेबल नहीं है तो तुम क्या करो, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, मैनेजमेंट को बोलो, रिक्वेस्ट करो कि इन्वेस्टिगेट कर मिस स्टेटमेंट क्यों है एंड जो भी आइडेंटिफाई होता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट होते हैं वो तो कर ले एंड बाद में तुम क्या करोगे, फर्दर ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करोगे। अगर तुमको लगता है ना कि 10 यूनिट चेक करके हमको अच्छा नहीं लगा तो भाई 50 कर, 30 कर, 40 कर, बढ़ा दे, तो टेलर करो एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस। कब तक, जब तक कि तुमको रिक्वायर वाला एश्योरेंस अचीव नहीं होता है, बेस्ट अचीव द रिक्वायर एश्योरेंस। तो इसमें तुम सैम्पल साइज बढ़ा सकते हो, अल्टरनेटिव कंट्रोल मॉडिफाई या फिर सब्सटेंटिव प्रोसेस को तुम कर सकते हो परफॉर्म। ला 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 ला, ठीक है, खत्म खत्म खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में हमने देखा ग्रुप को डिवाइड करो, ग्रुप को डिवाइड करके तुम क्या करो, ग्रुप का पॉपुलेशन डिसाइड करो एंड ग्रुप में जो तुम ऑडिट प्रोसेस करते हो उसी सैंपल उसी पॉपुलेशन के ऊपर लगा लो एंड वही तुम क्या करो, उसको ही क्लोज करके बाद में कंबाइन करो एंड कंबाइन करके पूरे इसके ऊपर लगा दो। क्या समझा, नहीं समझा क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ऐसे 5:30। इससे ज़्यादा तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन हमारा देखो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन पहली बार समझना है ना, घुस घुस के समझना होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।